Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। पिछली 2-3 वीडियोस में हमने डिस्कस किया है ख़ास तौर से मेल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम बात कर रहे हैं कुछ वीडियोस में वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जितनी पॉसिबल थी, जितनी आप लोगों को देना ज़रूरी हम समझते थे। एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, वेरिकोसील सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में हमने आपको बताया था कि वेरिकोसील क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की ये जो वीडियो है इसमें जो आई बटन है उसमें हम उन वीडियोस को लिंक कर देंगे, तो आप वो उन वीडियोस को भी एक मर्तबा ज़रूर देखिए ताकि वेरिकोसील के बारे में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर पाएँ। तो बेसिकली उन तमाम वीडियोस में हमने डिस्कस किया है वेरिकोसील के डिफरेंट टॉपिक पर, वेरिकोसील के डिफरेंट सिनेरियो में हम कि क्या क्या हमें करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में स्पेशली हम डिस्कस करेंगे वेरिकोसील के बारे में। जो लोग हमसे क्वेश्चंस करते हैं, जो हमसे सवालात पूछते हैं, बार बार बहुत सारे सवालात हमसे जो है वेरिकोसील के बारे में पूछे जाते हैं, स्पेशली हमारे सोशल मीडियाज़ पर, या फिर वेरिकोसील से रिलेटेड जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनके मन में भी बहुत सारे सवालात होते हैं और वो लोग भी हमसे ये सवालात पूछते रहते हैं। इसी तरीके से जिन लोगों को वेरिकोसील होता है या फिर वो जो है पेरेंट्स हैं उनके बच्चे को वेरिकोसील हो गया है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, उन लोगों के मन में बहुत सारे सवालात होते हैं, वो सवालात हमसे पूछते रहते हैं। तो वैसे तो क्वेश्चंस ये बहुत सारे हैं और सभी का आंसर दे पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वीडियोस फिर काफ़ी लंबी हो जाती हैं और इतनी लंबी वीडियोस मुनासिब नहीं होती। तो उन क्वेश्चंस में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ताकि सभी क्वेश्चंस को आम तौर पे उनको कवर किया जा सके और उनके आंसर्स कहीं ना कहीं आपको आसानी से दिया जा सके, तो कुछ क्वेश्चंस हैं 5-6 क्वेश्चन जिनको हमने शॉर्ट लिस्ट किया है आज की इस वीडियो के लिए। तो उनके बारे में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनके आंसर्स के थ्रू दूसरे क्वेश्चंस को भी हम उसमें जो है कवर कर पाएँ, ताकि उनके भी आंसर्स इसमें आ जाएं। तो वो जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके मन में जो भी सवालात हैं उनके आंसर्स दे करके आपके उन सवालात को जो है जवाबात आपको दिए जाएं और आपके अंदर जो गलतफहमियां पनप रही हैं, जो वेरिकोसील से रिलेटेड आप परेशान हैं, उस परेशानी में कहीं ना कहीं आपकी कमी हो पाए और आप वेरिकोसील के साथ आसानी से कैसे जी पाएँ, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। या फिर हम बात करेंगे कि कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन में ये चीज़ें आएंगी वो डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वेरिकोसील है हमें और हम इसको ट्रीट नहीं करना चाहते हैं, हम ऐसे ही रहना चाहते हैं, तो क्या आगे चल कर के हमें कोई परेशानी होगी या फिर हमें ऐसे नहीं रहना चाहिए, इसको जो है रिपेयर करा लेना चाहिए, क्या होने वाला है आगे चल कर के। ये क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं बार बार कि वेरिकोसील है हमें, वेरिकोसील डायग्नोज हुआ है, लेकिन हम ऐसी कंडीशन में अभी नहीं है कि इसको हम रिपेयर कर पाएँ और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जाहिर सी बात है, हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि वेरिकोसील की वजह से जनरली किसी शख्स को कोई परेशानी होती नहीं है। जनरली सिम्टम्स इसके इतने ख़ास होते नहीं हैं। बस वेरिकोसील जो इतना ज़्यादा फेमस है वो अपनी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से है। जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि इसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो वो ये कहते हैं कि अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है, ये सिंपल सा उनका क्वेश्चन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं हैं, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है वेरिकोसील की वजह से, आपको ना ही कोई हैवीनेस हो रहा है वहाँ पर, ना ही कोई पेन हो रहा है, ना ही किसी तरह की और कोई आपको परेशानी है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और ये जो है इसका रिपेयर और या फिर इसकी सर्जरी रिकमेंड भी नहीं है। अगर सिम्टम्स आपके जब तक के बहुत ज़्यादा एडवांस ना हो जाएं, सिम्टम्स आपके बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ना हो जाए, सिम्टम्स इतने ख़तरनाक ना हो जाएं कि आपकी डेली रूटीन की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाए, तब सर्जरी रिकमेंड है। इससे पहले सर्जरी रिकमेंड ही नहीं है। या फिर दूसरी प्रॉब्लम्स हो, जाहिर सी बात है अगर आपको इनफर्टिलिटी है और आपने काफ़ी वेट कर लिया फिर भी आपके स्पर्म काउंट बढ़ नहीं रहे हैं, नॉर्मल नहीं हो रहे हैं, तब उस सूरत में सर्जरी रिकमेंडेड है। बट अगर आपको कोई परेशानी है ही नहीं इससे,
कुछ भी दिक्कत नहीं है और आप चाहते हैं कि सर्जरी ना कराएं तो ना कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी आगे चल करके नहीं होने वाली है। या आगे चल करके अगर आपको जो है प्रॉब्लम होने लगे, लाइक आपको हैवीनेस फील होने लगे या फिर दर्द होने लगे ज़्यादा, तब उस सूरत में आगे चल करके सर्जरी या रिपेयर के बारे में सोचा जा सकता है। उस वक्त की कंडीशन अलग होगी, लेकिन अभी आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। किसी तरह की कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें हाईली रिकमेंडेड है, अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं तो इस सूरत में आपके लिए ये ज़रूरी है कि साल 2 साल में आप एक बार सीमेन एनालिसिस ज़रूर कराते रहें, ताकि आपकी क्या कंडीशन हो रही है वेरिकोसील की वजह से, आपके फर्टिलिटी पे कितना जो है इफ़ेक्ट आ रहा है, आपकी फर्टिलिटी कितनी इम्पेयर्ड हो रही है वेरिकोसील की वजह से, ये कंफर्म किया जा सके, है ना। तो साल 2 साल में आप सीमेन एनालिसिस ज़रूर रिपीट कराते रहिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक बात तो ये हमने एक क्वेश्चन के बारे में बात कर ली। दूसरा क्वेश्चन जो पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि मेरा टीन एजर बच्चा है, एक है ना, चाइल्ड है, उसको वेरिकोसील डायग्नोस हुआ है, हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे लोगों के बारे में मेरा जो अपना ओपिनियन है वो ये है कि देखो, अगर आपके बच्चे को कोई पेन नहीं हो रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीमेन एनालिसिस आपने कराया एट दैट एज ऑफ 17 या 18, वो नॉर्मल है, तो फिर जनरली कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उसको पेन हो रहा है, सीमेन एनालिसिस आपने कराया है और वो उसमें जो है डिस्टर्बेंस आपको मिल रही हैं, सीमेन एनालिसिस में एनॉमली आ रही हैं, तो इस सूरत में आपको वेरिकोसील रिपेयर कराना चाहिए। टीन एज में आपका बच्चा है, अभी आगे चल कर के उसकी शादी होने वाली है, उस वक्त उसको इनफर्टिलिटी जो है वो हो सकती है और इसको सिम्टम भी आ रहे हैं, तब आपको जो है वेरिकोसील इनका रिपेयर करा लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई सिम्टम नहीं है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है और सीमेन एनालिसिस आपने कराया वो भी नॉर्मल रेंज में है, तो फिर आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी आपको वही करना पड़ेगा कि हर साल एवरी ईयर इसका जो है सीमेन एनालिसिस आपको कराना पड़ेगा, बल्कि और इससे पहले ही करा लीजिए, 6-7 महीने पे भी आप कराते रहिए, ताकि आपको पता चल पाए कि कोई जो है मेजर इश्यूज़ तो नहीं हो रहे हैं। अगर मेजर इश्यूज़ हो रहे हैं तो उसके हिसाब से आगे फिर देखा जाएगा फिर क्या करना चाहिएगा। तो ये बात हो गई पेरेंट्स के बारे में, जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हमें वेरिकोसील है, किसी तरह का हमें कोई सिम्टम नहीं है, कोई परेशानी हमको नहीं है और हम बच्चा चाहते हैं, हम बेबी प्लान कर रहे हैं, हमें कोई सिम्टम नहीं, तो क्या हमें डायरेक्टली इसको जो है रिपेयर करा लेना चाहिए, वेरिकोसील का जो ऑपरेशन है ये हमको करा लेना चाहिए क्या। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। तो ऐसे लोगों के बारे में हमारी राय ये होती है कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, अगर आपने सीमेन एनालिसिस कराया वो एबनॉर्मल आ रहा है, आपको जो है एजोस्पर्मिया आ रहा है या ओलिगोस्पर्मिया आ रहा है, तो अब ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको ये मशवरा देंगे कि आप फ़ौरन इसकी सर्जरी करा लीजिए, फ़ौरन इसको जो है रिपेयर करा लीजिए, ताकि आपका जो स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल हो जाए। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, यहाँ पर जनरली सिर्फ और सिर्फ वेरिकोसील के रिपेयर करा लेने से स्पर्म काउंट नॉर्मल होता भी नहीं है। बहुत सारे लोगों में नहीं होता है, कुछ लोगों में हो सकता है हो जाए, लेकिन कुछ लोगों में कुछ हो जाना ये मेडिकल साइंस का उसूल नहीं है। मेडिकल साइंस में जो है कुछ लोगों में ऐसा हो जाना, ये मेडिकल साइंस का कोई इससे जो है उसूल नहीं बनता है, ये कोई ऐसा ज़ाब्ता नहीं है कि कुछ लोगों में हो जाएगा तो हम मान लेंगे। अधिकतर लोगों में जब होगा, परसेंटेज उसकी जब ज़्यादा हो जाएगी, तब उसके बारे में माना जाएगा कि हाँ ये ऐसा होता है ना। लेकिन कुछ लोगों में हो जाना ये नहीं माना जाता है। तो कुछ लोगों में तो हो सकता है कि स्पर्म काउंट उनके ऑटोमेटिक इन्हांस हो जाएं वेरिकोसील को रिपेयर करने के बाद, लेकिन ज़्यादातर लोगों में ऑटोमेटिक इन्हांस नहीं होते हैं, ट्रीटमेंट की नीड होती है। अब आपको पता होगा कि मॉडर्न पैथी में ट्रीटमेंट क्या है और स्पर्म काउंट को इन्हांस करने के लिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मॉडर्न पैथी में स्पर्म काउंट को इन्हांस करने के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई मेडिसिन इस तरह की नहीं है। अगर कुछ वो लोग यूज़ भी करते हैं तो वो हमारे हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो हमारे तुख्मे कौच है ना, अजगन, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। ये सारे कंटेंट जो हैं उसमें शामिल किए जाते हैं। सतावर है, मूसली सफ़ेद है ना, असगंध है, तुख्मे कौच हैं, इस तरह की चीज़ें उसमें शामिल की होती हैं। ऐसे ही इंग्रेडिएंट वो लोग भी यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर इसके लिए अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा इतना ख़ास है नहीं, इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप डायरेक्टली सर्जरी की तरफ मत जाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए और
इतने थोड़े से टाइम में अगर आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल हो सकता है, स्पर्म काउंट आपके बढ़ सकते हैं, तो फिर ये बेहतर है आपके लिए सर्जरी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि सर्जरी कोई इसका हल नहीं है। वेरिकोसील अगर आपको है तो सर्जरी इसका कोई हल नहीं है। क्यों? मैं इसलिए भी कह रहा हूँ आपसे कि जो लोग सर्जरी कराते हैं उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। क्या? मैं आपको बता देता हूँ। सर्जरी वेरिकोसील की इस वजह से भी रिकमेंड नहीं है कि कभी कभी क्या होता है, आप सर्जरी कराते हो वेरिकोसील की और वेरिकोसील फिर भी आपको बाकी रहता है, वेरिकोसील ख़त्म ही नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट हमारे ऐसे हैं जो सर्जरी के बाद हमसे मिलते हैं, तो कहते हैं साहब हमने सर्जरी भी कराई, रिपेयर भी कराया, बट फिर भी मेरा वेरिकोसील जो है वैसे का वैसा ही है, कम नहीं हुआ। एक बात तो ये है, मतलब कि सर्जरी कराने के बाद फिर से वेरिकोसील हो जाता है, या सर्जरी में कंप्लीटली जो है रिकवरी नहीं हो पाती है। एक बात तो ये। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा रिकरेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों में वेरिकोसील होता है उन लोगों में एक मरतबा वेरिकोसील को रिपेयर किया गया, लेकिन थोड़े ही शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद, थोड़े ही टाइम के बाद फ़ौरन ही उनको वेरिकोसील दोबारा से हो जाता है। एक बात तो ये। दूसरी बात, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी, आप लोग जानते होंगे, हमने पिछली कई सारी वीडियोस में हमने ऑलरेडी जो डिस्कस किया है वेरिकोसील के बारे में, उसमें हमने आपको बताया कि स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा, इतना मामूली छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पर कि उसमें जो है इंजरी के खौफ होते हैं, इंजरी के जो है खदशात होते हैं कि आपकी वेंस के चक्कर में आपकी आर्टरी इंजर ना हो जाए, तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सर्जरी के जो आपको हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सब में हो, लेकिन कुछ लोगों में हो भी जाता है ऐसा, क्योंकि वो पेशेंट हमारे पास आते भी हैं, हमसे बताते भी हैं, तो ऐसा होता है। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आप बच्चा चाह रहे हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, आपको वेरिकोसील है और कोई सिम्टम नहीं है, तो आप एक मरतबा जो ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वेरिकोसील के साथ रहते हुए, या वेरिकोसील, मैंने आपको कल एक नुस्खा भी बताया था ना कि हमारा नुस्खा है उससे वेरिकोसील कम भी होता है और बहुत सारे लोगों में वेरिकोसील सही भी हुआ है। लेकिन ये चीज़ें देखो, अभी हमने जनरली आपको बताया था ना कि कुछ लोगों में इफ़ेक्ट का आ जाना उससे ज़ाब्ता नहीं बनता है। तो ऐसे ही हमारे पेशेंट हैं जो हम वेरिकोसील के पेशेंट को देते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे लोगों में उसके रिजल्ट्स आते हैं, बट अभी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, तब भी हम बता नहीं रहे हैं, है ना। तो इन चीज़ों में एहतियात बहुत ज़रूरी है, जब क्योंकि लोगों की ज़िंदगियां हैं, ऐसे हम खिलवाड़ नहीं कर सकते ना लोगों की ज़िंदगियों के साथ। हम ऐसे एक ज़ाब्ता नहीं बना सकते फ़ौरन कि ये नुस्खा जो है ये इसके लिए बेस्ट है, ऐसा नहीं क्या होता। उसके लिए रिसर्च होती हैं, साइंटिफिकली जब उसको प्रूव कर दिया जाता है तब ये चीज़ें बताई जाती हैं कि हाँ ये इसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट है, उसके बाद बताया जाता है, पहले नहीं। पहले जो है हम अपने पेशेंट को दे सकते हैं, पेशेंट को बेनिफिट पहुंचाने के लिए उसको जो है हम एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पेशेंट को इससे बेनिफिट आता है। बट साइंटिफिकली प्रूव करना ये एक डिफरेंट चीज़ है, वो रिसर्चेस के थ्रू होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि जो हमारा नुस्खा है डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 145, अभी वो अंडर गोइंग है और उसकी रिसर्च अभी चल रही है। तो जैसे ही वो चीज़ें कंप्लीट होंगी तो आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा, फिर हम आप डंके की चोट पे बताएंगे आप लोगों को कि अब हमारे पास वेरिकोसील का ट्रीटमेंट सक्सेसफुली अवेलेबल है, उसको आप फॉलो करिए। तो ये होता है पूरा तरीका कि कैसे आप किसी के ट्रीटमेंट को बताएंगे आप। तो ये बातें हो गई वेरिकोसील के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। एक क्वेश्चन और है कि हमें वैसे कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अभी हल्का हल्का सा पेन हमें स्टार्ट होने लगा है, तो हमें उस पेन को सबसाइड करने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर हमें सर्जरी करानी चाहिए। तो देखिए, अगर बहुत ज़्यादा आपको पेन होता रहता है, डेली बेसिस पे होता रहता है, डेली रूटीन जो है आपकी वो डिस्टर्ब होने लगी है, तब आपको रिपेयर करा लेना चाहिए। तब आपको जो है इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए ताकि आपकी डेली रूटीन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन आपको कभी कभार पेन होता है तो आप ऐसी सूरत में एसिक्लोफिनेक और पैरासीटामॉल जो है, जो कम्बिनेशन है ये ले लेंगे, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। या सिंपली पैरासीटामॉल ले लेंगे, उसी से आपका जो पेन है ये सबसाइड हो जाएगा। किसी तरह की इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है ना, इससे परेशान होने वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, वेरिकोसील है, हम बच्चा चाहते हैं, तो हमें कितना टाइम वेट करना पड़ेगा अगर हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, या फिर ट्रीटमेंट नहीं भी लेते हैं, कुछ ऐसी डाइट कुछ आप एडवाइस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आज ही की इस वीडियो में हम एक अपने नुस्खे के बारे में अभी आपको बताएंगे कि वेरिकोसील के रहते हुए स्पर्म काउंट को इन्हांस करने के लिए आप उसको अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं ताकि स्पर्म काउंट आपका बढ़ जाए।
तो ये लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें कितने टाइम तक उस मेडिसिन को लेना पड़ेगा, या कितने टाइम तक हमको जो है उसके लिए वेट करना पड़ेगा, हमें सब्र के साथ इलाज करना पड़ेगा कि कितने दिनों में हमारा स्पर्म काउंट आप जो है नॉर्मल हो जाएगा, सीमेन एनालिसिस हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो बेसिकली इसके लिए अभी कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा ड्यूरेशन जो है कि हम आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता पाएँ कि इतने टाइम में हो जाएगा। लेकिन 6 मंथ्स है ना, कुछ पेशेंट में 3 मंथ्स में भी रिजल्ट्स आते हैं कुछ। लेकिन एक जो हम ये बता रहे हैं, एक आम तौर पे जो देखने को हमें मिला है, 6 मंथ से लेकर के 1 साल तक का जो टाइम है ये एक आइडियल टाइम माना जाता है कि इतना टाइम आप इंतज़ार कर सकते हैं। अगर आप इतना वक्त दे सकते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे थे बेचारे हमारे जिन्होंने काफ़ी टाइम दिया और उन्होंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ 500 रुपये की मेडिसिन होती है 1 महीने की, वो उसको यूज़ किया उन्होंने और 2 साल तक उन्होंने यूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका नॉर्मल हो गया। तो ये देखिए ये कितना चीप एंड बेस्ट ट्रीटमेंट हुआ उनके लिए। सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ की मेडिसिन से वो अपने आप को जो है इस काबिल बना पा रहे हैं कि वो बेबी जो है प्लान कर पाएँ और बेबी और उनकी वाइफ कंसीव हो पाएँ, और ऐसा हुआ भी। तो ये कितना इजी है, कितनी झंझटें होती हैं अगर आप जा रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जा रहे हैं अगर आप, तो वो कितना आईवीएफ के लिए अगर जा रहे हैं तो कितना रिस्की होता है, वो कितना ज़्यादा अमाउंट आपका जाएगा, कितने हेडेक में जाएंगे। कुछ लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं उसके ट्रीटमेंट के बाद, आपको पता नहीं है, क्योंकि हार्ड अर्न मनी जो है उनकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेस्ट होने के चांसेस होते हैं। श्योरिटी नहीं होती है कि बिल्कुल 100% कंसीव हो ही जाएगा। तो इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये रहेगी कि अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का भी टाइम है, तो आप एक बार ज़रूर कोशिश करिए, ट्राई करिए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट है इसको फॉलो करिए। इंशाअल्लाह आपको इसके बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे और उम्मीद है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और आपका जो स्पर्म काउंट है ये नॉर्मल हो जाएगा। तो आइडियल जो टाइम मैंने आपको बताया है वो 6 मंथ से 1 साल इनफ है। 6 मंथ से 1 ईयर अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप वेट कर लीजिए, अदरवाइज़ अगर वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको रिपेयर करा सकते हैं या आप आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और हम लेंगे इस वीडियो में, वो ये है कि हमारे जो स्क्रूटम है वहाँ पे कुछ हमें लम्प्स दिख रहे हैं, तो क्या हमें इससे घबराने की ज़रूरत है? तो देखिए बहुत सारे केसेस में लम्प जो हैं वो नॉर्मल होते हैं, किसी तरह की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बहुत कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि वो जो है लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं, वो कैंसरस लम्प भी हो सकते हैं। इस वजह से आपको अगर कोई लम्प्स इस तरह का दिखे, आपको छूने पर, एग्जामिनेशन पर कुछ इस तरीके की चीज़ें महसूस हो रही हैं, तब आपको उसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। एक बारी उसको कंफर्म ज़रूर करना चाहिए कि ये कहीं कैंसरस तो नहीं है, इसकी वजह से आगे चल करके हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी तो नहीं होने वाली है, ताकि आप उससे बच पाएँ। अगर कोई इस तरह की चीज़ है तो उसका जो पॉसिबल ट्रीटमेंट है या सर्जरी है वो परफॉर्म करा लीजिए, ताकि आगे चल करके आपको कोई इस तरह की परेशानी ना होने पाए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके बारे में हमने आपको बताया, इनका मुनासिब जो इनका आंसर है वो देने की कोशिश की, और उम्मीद करते हैं कि इनसे आप लोगों को अच्छा खासा बेनिफिट होगा और ये जो क्वेश्चंस आपके मन में थे वो उनके जवाबात आपको मिल पाए होंगे और आप इनसे जो है बेनिफिट उठाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। ये जो बात हमने बताई थी, अभी बात बीच में भी आ गई थी कि 500 रुपीज़ की मेडिसिन उन्होंने यूज़ की और 2 साल तक यूज़ की और उनका नॉर्मल हो गया था। उन्होंने इसके साथ में कुछ भी नहीं लिया, उन्होंने हमसे कंसल्ट भी नहीं किया, सिर्फ वो मेडिसिन लेते रहे, यूज़ करते रहे और उनको जो है खुशखबरी मिल गई, नॉर्मल हो गया स्पर्म काउंट, उनका बच्चे भी हो गए, है ना। 2-2 साल तक उन्होंने यूज़ किया। तो ये सब्र की एक इंतहा है उनके लिए, और उनको भरोसा था, फ़ायदा भी हुआ। और ऐसा नहीं कि 2-2 साल का टाइम सभी को लगता है, कुछ लोगों को 3 महीने में भी रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन जो प्रॉपर ट्रीटमेंट हमसे लेते हैं, सही से अगर इलाज करते हैं, तो कुछ लोगों में 3 महीने में भी नॉर्मल होता है। लेकिन पिछले पहले भी हमने आप लोगों को बताया है, पिछली वीडियोज़ में भी हमने आपको बताया है कि अगर सब्र के साथ आप इलाज कर सकते हैं तभी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। अदरवाइज़ मैं ऐसे पेशेंट को खुद ही रिकमेंड करता हूं कि आप प्लीज़ ट्रीटमेंट मत करिए, क्योंकि आप उससे अपना पैसा तो बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ में कहीं ना कहीं आप हमारा नाम भी ख़राब होगा। आपके ध्यान में हमारी जो ये समझ लीजिए कि सूरत है ये भी ख़राब होगी कि ये तो बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, बस आप लोग ये सोचेंगे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। ऐसा नहीं है भाई, बेवकूफ़ हम बनाने की क्यों हमारी ज़रूरत नहीं है। हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं और सही ट्रीटमेंट आप लोगों को हम बता पाएँ और सही से आपको गाइड कर पाएँ। हम बेवकूफ़ बना करके हमको क्या मिलेगा, हमें ज़रूरत नहीं है।
ये हम इतनी जो कोशिशें कर रहे हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए, ये तो आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इतनी कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ना करें तो आप लोग क्या कर लेंगे हमारा? अगर हम ये चीज़ें ना करें तो जाहिर सी बात है हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये हमारी जो है कोशिश है कि आप लोगों को तो सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। हमारी एज ए डॉक्टर कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं ना पब्लिक अवेयरनेस की, तो ये पब्लिक अवेयरनेस की ही कोशिश हम करते हैं। अदरवाइज़ हमें कोई इतनी ज़रूरत नहीं है ख़ास, हमारा तो सब काम अल्लाह का करम है, सब चल ही रहा है, सब कुछ सेटल है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, हम परेशान हैं। तो ये सारी चीज़ें मत सोचिए आप कि हम बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको बेवकूफ़ बना करके हमको कुछ नहीं हासिल होने वाला है। अगर आपको बेवकूफ़ बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हम अपने ही साथ बुरा करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हम आप तक फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैसे बेनिफिट पहुंचाया जाए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं अपने पेशेंट को वो सिस्टम को ट्रीट करते हैं। हम मॉडर्न पैथी की तरह सिम्टम को ट्रीट नहीं करते हैं कि आप सिर्फ सिम्टम को ट्रीट कर दीजिए। हम प्रॉपर वे में, चाहे वो आयुर्वेद हो या यूनानी हो, हम लोग सिस्टम को ट्रीट करते हैं। तो ये डिफरेंस है हमारे में। तो इस वजह से आपके लिए रिकमेंडेशन मेरी यही रहेगी कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप इस तरह की डिजीज़ से परेशान हैं, तो एक बार कंसल्ट करिए। ज़रूरी नहीं कि आप हमसे ही कंसल्ट करिए। अगर आपको इस तरह के शुबहात लगते हैं, आप सोचते हैं हमारे बारे में ऐसा कुछ, तो आप हमसे कंसल्ट ही मत करिए। आपके पास तो ऑप्शन है ना, ज़बरदस्ती तो नहीं हम आपको कह रहे हैं कि आप हमसे कंसल्ट करिए, मत करिए हमसे। आपके पास जो नियरेस्ट आपके बेस्ट डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट करिए, आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे मशवरा करिए, उनसे ट्रीटमेंट लिए। इन्फॉर्मेशन हमने दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई। और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू कि आप मुझसे कंसल्ट करें। इससे कहीं ज़्यादा हम खुशहाल हैं, खुश हैं आपसे कि आप हमसे कंसल्ट करें। हमें नहीं खुशी होती, आप हमारी इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा लें, यही बहुत है हमारे लिए। अगर 2 लोग भी फ़ायदा उठा पा रहे हैं हमारी इन्फॉर्मेशन से तो हमारे लिए यही बहुत है। तो हमें नहीं ज़रूरत है, आप लोग करते रहिए, आपके लिए जो बेस्ट है वो करिए, है ना। हम यही रिकमेंड करेंगे आपसे। और बहुत सारे पेशेंट को तो हम खुद ही रेफ़र करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो भी आता है हम सबको ट्रीटमेंट देते ही रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट को हम खुद ही रेफ़र करते हैं कि आपकी ये जो डिज़ीज़ है ये हमारी पैथी से बेहतर ये है कि आप इस पैथी में ट्रीटमेंट कर लीजिए इसका। हम खुद बता देते हैं, ईमानदारी के साथ हम ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे कोई फंसाने वाली, लूट खसोट वाला कोई काम नहीं है हमारा, ठीक है। तो आप लोगों के जहन में अगर इस तरह की बातें हैं तो इन सब चीज़ों को निकाल दीजिए। हम कुछ गलत नहीं करने बैठे हुए यहाँ पर। लास्ट में एक चीज़ रह गई इस वीडियो में, वो ये है कि अगर आपको वेरिकोसील है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोशिश ये है आपकी कि ना ही आप इसकी सर्जरी कराना चाहते हैं, ना ही IVF कराना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि मैं जैसे कि आपको बताया कि इसके लिए 6 मंथ से 1 ईयर तक का टाइम जो है आइडियल टाइम माना जाता है। इतने में आम तौर पर अगर कुछ छोटा हल्का फुल्का ट्रीटमेंट भी आप लेते रहेंगे स्पर्म काउंट को इन्हांस करने के लिए, तो वो इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी रहेगा और इससे स्पर्म काउंट आपके इन्हांस भी हो जाएंगे। सेमेन एनालिसिस आपका नॉर्मल भी हो सकता है, हो जाता है, बल्कि होता ही है लोगों में, बहुत सारे लोगों में हुआ है। तो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हम आपको बता देते हैं। वो इंग्रेडिएंट्स ले करके आप खुद ही उसका जो है पाउडर बना सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। इसमें आप जो है मूसली सफ़ेद, मूसली सियाह, सतावर, कौच होता है ना, तुख में कौच, उसके जो बीज होते हैं कौच के, वो ले लीजिए। अजगन ले लीजिए, है ना। इसी तरीके से और भी इसमें इंग्रेडिएंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सालम मिस्री, सालब पंजा, इस तरह की चीज़ें जो हैं आप उनको शामिल कर सकते हैं इसमें और इसको पाउडर बना सकते हैं। इसी से मिलता जुलता हमारा अपनी रिसर्च पर बेस्ड जो प्रोडक्ट है स्पर्मोजेनिक के बारे में आपने सुना होगा। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया था इसके बारे में कि लोगों को इससे किस तरह से बेनिफिट्स होते हैं। तो आप स्पर्मोजेनिक को भी अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं और ज़रूरी ही नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपकी ये कंडीशन है तभी शामिल करें। आप ऐसे भी इसको शामिल कर सकते हैं। 1 साल में 3 महीने तक, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 महीने तक हर शख्स को ये यूज़ करना चाहिए। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम एक ये टर्म आती है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम, या फिर प्रिकॉशन आप कह सकते हैं, सिंपली प्रिकॉशन के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई आज के इस वीडियो में। हमने डिस्कस किया कुछ क्वेश्चन के बारे में जो वेरिकोसील के बारे में आमतौर पे हमसे पूछा जाता है, और इसी तरीके से हमने अपने एक नुस्खे के बारे में बताया, कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमने बताया कि उनको शामिल करके आप इसका जो है पाउडर बना सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे, एक दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।